नैना साहनी 1995 के तंदूर हत्याकांड की पीड़िता थीं। 2 जुलाई 1995 को 29 वर्षीय साहनी की उनके पति सुशील शर्मा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेता थे, हत्या कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा को हत्या का दोषी ठहराया था। अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। सुशील शर्मा को अपनी पत्नी नैना साहनी की मतलूब करीम से दोस्ती पर आपत्ति थी। मतलूब और नैना सहपाठी कांग्रेस कार्यकर्ता थे। सुशील को नैना पर मतलूब के साथ अवैध संबंध होने का शक था। 2 जुलाई 1995 की रात सुशील घर आया और उसने नैना को फोन पर बात करते और शराब पीते देख लिया था। नैना ने सुशील को देखते ही फोन रख दिया। सुशील ने दूसरी तरफ मतलूब को खोजने के लिए फोन को रिडायल किया। गुस्से में आकर उसने नैना को गोली मार दी। पहली बार 29 साल पहले लोगों को पता चला था कि कभी किसी इंसान को तंदूर में भी भुना जा सकता है। जी हाँ, 29 साल पहले हुए उसी चर्चित तंदूर कांड के मुख्य आरोपी सुशील शर्मा की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। पर सजा से पहले आइए देखते हैं कि आखिर क्या है तंदूर कांड। 2 जुलाई 1995 गोल मार्केट, नई दिल्ली सरकारी फ्लैट नंबर 82A रात के 8:30 बजे अचानक इस सरकारी क्वार्टर के फ्लैट नंबर 82A से गोलियां चलने की आवाज आती है। पड़ोसियों को लगा कि शायद किसी ने पटाखे छोड़े हैं, परंतु कुछ देर बाद हर तरफ खामोशी छा जाती है। थोड़ा वक्त बीतता है। इसके बाद अचानक फ्लैट का दरवाजा खुलता है। एक साया पॉलीथिन में रखी कोई वजनी चीज घसीटता हुआ फ्लैट से बाहर निकलता है। बाहर एक कार खड़ी थी। साया पॉलीथिन को उठाकर कार की डिक्की में रखता है और फिर डिक्की बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कार को तेजी से भगा ले जाता है। अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक की भीड़ भी कम होती जा रही थी। कार चलाने वाला ITO पुल पर पहुंचने के बाद तेजी से इधर उधर देखता है। उसे शायद किसी खास मौके की तलाश थी, पर मौका शायद मिल नहीं रहा था। परंतु पुल के कुछ चक्कर काटने के बाद वो पुल के बीचों बीच किनारे अपनी कार रोक देता है। कार का इंजन बंद करता है और नीचे उतरता है। दरअसल उसका इरादा कार की डिक्की में रखी पॉलीथीन को पुल के नीचे यमुना में फेंकने का था, लेकिन पुल पर अब भी ट्रैफिक था। लोग लगातार आ जा रहे थे। उसे मौका नहीं मिलता कि वो पॉलीथीन को यमुना में फेंक सके। उसे डर था कि कहीं किसी ने उसे पॉलीथीन फेंकते देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। डर के मारे वो वापस कार में बैठता है और कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक और तरकीब सूझती है। वो फौरन कार का रुख मोड़ देता है। अब कार वापस कनॉट प्लेस की तरफ भागती है। कनॉट प्लेस पहुंचते ही इस बार कार अशोक यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्तरां के पास रात करीब 10:30 बजे जाकर रुकती है। रेस्तरां में उस वक्त भी कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे। कार रेस्तरां में पार्क करने के बाद कार से वही शख्स उतरता है और रेस्तरां के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। दरअसल कार चलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा था और ये रेस्तरां तब सुशील शर्मा का ही था। कार से उतरने के बाद घबराया सुशील शर्मा केशव से फौरन रेस्तरां बंद करने को कहता है। इसके बाद ग्राहकों को वहां से निकलते ही रेस्तरां की बत्ती भी बुझा दी जाती है, पर रेस्तरां का तंदूर अब भी जल रहा था। कनॉट प्लेस के इस इलाके में तंदूर का धधकना या तंदूर का जलना रोजमर्रा की बात थी। लोग देर रात यहाँ खाना खाने आते थे, मगर उस रात तंदूर में जो होने जा रहा था वैसा शायद ही उससे पहले दुनिया के किसी तंदूर में हुआ था। तंदूर जली पर ऐसी जली कि हर एक को जला गई। सुशील शर्मा के कहने पर रेस्तरां पूरी तरह खाली हो चुका था। सुशील शर्मा ने केशव से कहकर रेस्तरां के बाकी कर्मचारियों को भी वहां से भेज दिया। अब अंदर सिर्फ रेस्तरां का मैनेजर केशव और सुशील शर्मा थे। इसके बाद सुशील कार की डिक्की से पॉलीथिन बाहर निकालता है। सुशील लाश के बारे में केशव को झूठी सच्ची कहानी सुनाता है, पर यह नहीं बताता कि लाश किसकी है। इसके बाद केशव के साथ मिलकर वो रेस्तरां के चाकू से लाश के टुकड़े करता है। फिर हर टुकड़े को उसी रेस्तरां के जलते तंदूर में डालता जाता है। दरअसल तंदूर की गहराई और तंदूर का मुंह दोनों छोटा था। पूरी लाश एक साथ तंदूर में नहीं जा सकती थी, इसीलिए दोनों लाश के टुकड़े कर तंदूर में डाल रहे थे। अब टुकड़ों में बटी पूरी लाश तंदूर के अंदर थी, पर तंदूर ठीक से जल नहीं रहा था। तब आग की लौ तेज करने के लिए
सुशील ने केशव से मक्खन लाने को कहा। मक्खन रेस्तरां में पहले से था। अब दोनों मिलकर तंदूर में मक्खन डालने लगते हैं। तरीका काम कर जाता है। आग की लौ तेज होती जाती है, पर यहीं एक गड़बड़ भी हो जाती है। दरअसल तंदूर में डालकर इंसानी लाश भूनने का काम अभी जारी ही था कि मक्खन की वजह से तंदूर से उठती आग की तेज लपटें और धुएं के गुब्बार पर रेस्तरां के बाहर फुटपाथ पर सो रही सब्जी बेचने वाली एक महिला अनारो की नजर पड़ जाती है। अनारो को लगता कि शायद रेस्तरां में आग लग गई है, परंतु अनारो चीखकर शोर मचाने लगती है। अनारो की चीख पास में ही गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर गुंजू के कानों तक पड़ती है। गुंजू अनारो के पास आता है और फिर रेस्तरां से उठती आग की लपटों को देख रेस्तरां की तरफ दौड़ पड़ता है और इस तरह सामने आती है वहशीपन की वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी जो सालों तक सुनी और सुनाई जाती रही। नैना साहनी की बुरी तरह से जली हुई लाश बगिया के किचन के फर्श पर पड़ी हुई थी। उसको एक कपड़े से ढका गया था। बगिया रेस्तरां के मैनेजर केशव कुमार को पुलिस वालों ने पकड़ रखा था। नैना के शरीर का मुख्य हिस्सा जल चुका था। सिर्फ नैना का जूड़ा था जो पूरी तरह से नहीं जल पाया था। आग की गर्मी की वजह से उनकी अतड़ियां पेट फाड़कर बाहर आ गई थीं। अगर लाश आधे घंटे और जलती तो कुछ भी शेष नहीं रहता और जांच करने में बहुत मुश्किल आती। जब नैना साहनी का शव जलाने में दिक्कत आई तो सुशील शर्मा ने बगिया के मैनेजर केशव को मक्खन के 4 स्लैब लाने के लिए भेजा। उस समय कनॉट प्लेस थाने के SHO निरंजन सिंह बताते हैं, नैना साहनी के शव को तंदूर के अंदर रखकर नहीं बल्कि तंदूर के ऊपर रखकर जलाया जा रहा था, जैसे चिता को जलाते हैं। कांस्टेबल कुंजू ने सबसे पहले जली लाश देखी थी। उस रात 11 बजे वह जनपथ पर गश्त लगा रहे थे। तभी उन्हें अशोक यात्री निवास के प्रांगण से आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। आग देख जब वो बगिया रेस्तरां के गेट पर पहुंचा तो देखा कि सुशील शर्मा वहां खड़ा था और उसने गेट को कनात से घेर रखा था। जब कांस्टेबल कुंजू ने आग का कारण पूछा तो केशव ने जवाब दिया कि वो लोग पार्टी के पुराने पोस्टर जला रहे थे। वह पहले तो आगे चले गए, लेकिन फिर गड़बड़ होने के अंदेशे से रेस्तरां के पीछे की दीवार फांद तंदूर के पास पहुंचे। पहले उन्हें वहां जाने से रोका गया, फिर पास गए तो देखा कि एक लाश जल रही है। जब कांस्टेबल ने पूछा तो मैनेजर केशव ने कहा कि बकरा भून रहे हैं। जब कांस्टेबल ने उसे बल्ली से हिलाया तो पता चला कि वह महिला की लाश है। इसके बाद उसने अधिकारियों को फोन कर घटना की जानकारी दी। इस वारदात के अगले रोज अखबारों के जरिए ये खबर दिल्ली यूथ कांग्रेस के एक नेता मतलूब करीम को मिलती है। तब मतलूब करीम सामने आकर पहली बार ये खुलासा करता है कि तंदूर में जिस महिला को भूना गया उसका नाम नैना साहनी है। सुशील शर्मा की बीवी नैना साहनी। वो मतलूब करीम ही था जिसने पहली बार शक जताया कि नैना साहनी का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके पति सुशील शर्मा ने किया है। हादसे के बाद से ही सुशील शर्मा भी गायब हो चुका था। पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा, पर सवाल ये था कि आखिर सुशील शर्मा ने अपनी ही बीवी का कत्ल क्यों किया। इस वहशीपन तरीके से उसकी लाश को मक्खन डाल डालकर तंदूर में क्यों जलाया। जाहिर है इसका जवाब सुशील शर्मा के ही पास था, पर वो तब तक दिल्ली छोड़ चुका था। जिस नैना से उसने लव मैरिज की थी वो उसी नैना के टुकड़े कर तंदूर में झोंक चुका था। यूथ कांग्रेस के नेता से तंदूर कांड का मुजरिम बनने की सुशील शर्मा की कहानी जितनी भयानक है उतनी ही चौंकाने वाली। जिस तंदूर कांड ने एक जमाने में पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया था, आखिरकार उसी तंदूर कांड का मुजरिम फांसी के फंदे तक पहुंचकर भी फांसी से दूर रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की सजा फांसी से बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दी। आखिर क्या रही इस फैसले के पीछे की वजह? देश के सबसे खौफनाक और चौंकाने वाले मर्डर केस का ये मुल्जिम पिछले 10 सालों से अपने सिर पर मौत की तलवार लिए घूम रहा था, क्योंकि इतने ही दिन पहले 7 नवंबर 2003 को ही लोअर कोर्ट ने उसकी करतूत को रेयरेस्ट ऑन ऑफ रेयर के दायरे में रखते हुए उसके लिए सजा ए मौत का ऐलान किया था। लेकिन 10 साल बाद वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसके सिर पर लटक रही मौत की तलवार अचानक से हट गई और देश की सबसे बड़ी अदालत ने तंदूर कांड के इस गुनहगार सुशील शर्मा की फांसी की सजा को बदलकर उसे उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। दरअसल 18 साल से जेल में बंद सुशील शर्मा ने अपनी फांसी की सजा को चुनौती देते हुए
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैना साहनी हत्याकांड का गुनहगार सुशील शर्मा कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है और न ही उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। 18 साल से कैद सुशील शर्मा का चरित्र जेल में भी ठीक रहा है, इसलिए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जाता है, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ वो अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही रहेगा।